नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम जीन अभिव्यक्ति का नियम बात करेंगे। जीन अभिव्यक्ति का नियमन देखो, पहले प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें हमने यहाँ तक पूरा जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसे हुआ है, इसके अलावा डीएनए से एमआरएनए बना है, वो किस प्रकार से ट्रांसलेशन डीएनए से एमआरएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसलेशन वगैरह सबकी बात कर चुके हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं डीएनए अभिव्यक्ति का नियमन। देखो, ये क्या है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन वह प्रक्रिया जो कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है तथा दूसरों को रोकती है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या कहता है? जैसे जीन है अपनी, जैसे जीन है ना, हमने पढ़ा था जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर सकता है, कैसे किस प्रोसेस के द्वारा अपने आप को वो रिप्रेस करता है, किस प्रोसेस के द्वारा वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जो कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है तथा दूसरों को क्या है, रोकती है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे टी और टी है, तो ये जीन है और ये जीन है, तो इसमें से इसके साथ किसी का क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या करेगी, इसमें इन दोनों में से, जैसे टी और टी, ठीक है, टी और टी में से यहाँ पे बनेगा टी और टी, तो ये टॉल बनेगा। दिस मीन्स अभिव्यक्ति तो टॉल का कर रहा है ना, तो इसको क्या है, और जो छोटा टी है, स्मॉल टी है, उसको क्या है, उसकी अभिव्यक्ति को रोक रहा है। तो वह प्रक्रिया जो कुछ जीनों की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है तथा दूसरों को क्या करती है, रोकती है। ऑपरन संकल्पना के बारे में बात करें तो 1961 में जेकब व मोनाद ने इकोलाई में जीन अभिक्रिया के नियमन की क्रियाविधि प्रस्तुत की। 1961 में जेकब व मोनाद ने इकोलाई में जीन अभिक्रिया के नियमन की क्या की, जैकब और मोनाद ने की जीन अभिक्रिया के नियमन की क्रियाविधि। 1961 में जैकब और मोनाद का नाम आता है, इसको बोलते हैं ऑपरन कॉन्सेप्ट। ऑपरन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन ऑपरन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जैकब और मोनाद ने दिया है 1961 में। तो ऑपरन जीएनए का वह भाग होता है, ऑपरन किसको बोलते हैं? ऑपरन जीएनए का वह भाग होता है जो एकल नियमनकारी इकाई के रूप में कार्य करता है, जिससे एक या अधिक संरचनात्मक जीन, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होता है, संरचनात्मक जीन होती है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर जीन होती है। 3 प्रकार की जीन्स होती हैं, एक तो संरचनात्मक जीन, एक प्रमोटर जीन और एक होती है रेगुलेटर जीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। और ऑपरोन के दो प्रकार होते हैं, उसमें ऑपरोन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। ऑपरोन के 2 प्रकार होते हैं, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल जो इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं लैक ऑपरेन। इंड्यूसिबल सिस्टम इकोलाई में दिया गया था, इकोलाई में इसकी खोज हुई थी। लैक ऑपरेन बोलते हैं इकोलाई का, लैक ऑपरेन ऑफ इकोलाई, इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम को। इसमें क्या होता है, सामान्यतः स्थिति में ये बंद रहता है। ये तब कार्य प्रारंभ करता है जब अभिकारक जिसका उपापचय होता है, वैसे तो सामान्यतः बंद रहता है, लेकिन ये अभिकारक जिसका उपापचय होता है वह कोशिका के अंदर मौजूद रहता है। ये 4 प्रकार की जीन से मिलकर बनता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन। इस जीन के द्वारा एमआरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन, इस जीन के द्वारा एमआरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, एमआरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा होता है। किसी ऑपरेंड का प्रत्येक संरचनात्मक जीन एक सिस्ट्रॉन कहलाता है, और प्रत्येक जो संरचनात्मक जीन होता है इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जो संरचनात्मक किसी ऑपरोन का प्रत्येक संरचनात्मक जीन क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। ऑपरोन का प्रत्येक संरचनात्मक जीन सिस्ट्रॉन कहलाता है। एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन के द्वारा होता है। एमआरएनए का निर्माण हमने पहले भी बात की, अनुलेखन के द्वारा होता है। इसमें देखो, रेगुलेटरी जीन्स होती हैं कुछ, जैसे रेगुलेटर जीन होती है, ये क्या करती है, कुछ विशिष्ट एंजाइम बनाती है जो रिप्रेसर पदार्थ का कार्य करती है। यह पदार्थ ऑपरेटर जीन से जुड़ करके इसकी क्रिया का संदमन करता है।
देखो, रेगुलेटर जीन का क्या काम होता है, कुछ विशिष्ट एंजाइम बनाती है। पहली बात तो ये क्या बनाती है, कुछ विशिष्ट एंजाइम बनाती है जो रिप्रेसर पदार्थ का कार्य करते हैं। किसका कार्य, जो ये जो एंजाइम बनाती है, ये वाली जीन है रेगुलेटर जीन, ये क्या करती है, रिप्रेसर पदार्थ का कार्य करते हैं। जो कुछ एंजाइम जो बनाती है ये, वो रिप्रेसर का काम करते हैं, और ये पदार्थ ऑपरेटर जीन से, जो ऑपरेटर जीन है ना, उससे जुड़ करके ये क्रिया को रिप्रेस करते हैं। ठीक है, संदमन करते हैं। प्रोमोटर जीन क्या है, प्रोमोटर जीन यह जीन आरएनए पॉलीमरेज के प्रारंभिक बंधन स्थल होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है जीन, आरएनए पॉलीमरेज के प्रारंभिक इनिशिएशन जो बंधन साइट होती है वो होती है प्रोमोटर जीन। ऑपरेटर जीन चालू होता है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है। जब ऑपरेटर जीन जब चालू होती है ना, ऑपरेटर जीन चालू अवस्था में होती है, तब आरएनए पॉलीमरेज उसको क्या है, आगे बढ़ता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और संरचनात्मक जीन तक पहुंचकर उसका क्या करता है, अनुलेखन करता है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर जीन क्या करती है, आरंभिक बंधन स्थल, यह जीन आरएनए पॉलीमरेज के प्रारंभिक बंधन स्थल बनाती है। ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अनुलेखन की प्रक्रिया होगी। रिप्रेसर क्या करती है, प्रोटीन होती है जो कि ऑपरेटर जीन से जुड़ता है और संरचनात्मक जीन का अनुलेखन रुक जाता है। रिप्रेसर जब जुड़ जाता है ना ऑपरेटर जीन से, तो ये रिप्रेस कर देता है, अनुलेखन क्या होता है, रुक जाता है। प्रेरक के बारे में बात करते हैं तो प्रेरक या इंड्यूसर क्या होता है, एक रसायन जो रिप्रेसर के संपर्क में आने पर, एक रसायन है प्रेरक क्या है, इंड्यूसर, एक रसायन जो कि रिप्रेसर के संपर्क में आने पर एक कॉम्प्लेक्स निर्मित कर देता है। ये क्या करता है, जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर के कांटेक्ट में आएगा और एक कॉम्प्लेक्स निर्मित कर देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये संरचनात्मक जीन से नहीं जुड़ पाता है, ये संरचनात्मक जीन से नहीं जुड़ पाता है, जिससे ऑपरेशन क्या है, चालू रहता है। और ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन से एमआरएनए के अनुलेखन और एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है। क्योंकि ऑपरेटर चालू रहेगा तो अनुलेखन की प्रक्रिया भी क्या होगी, चालू रहेगी। तो ये उसको जुड़ने नहीं देता है। रिप्रेसर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स निर्मित करके ऑपरेशन जो संरचनात्मक जीन से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है संरचनात्मक जीन से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, जिससे तो ये हो गया। अब इकोलाई के लेक ऑपरेन, जो इकोलाई का पढ़ रहे हैं हम लेक ऑपरेन, तो इकोलाई के लेक ऑपरेन में लैक्टोज एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, लैक्टोज जो होता है वो एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। रिप्रेसर द्वारा लेक ऑपरेन का नियमन, रिप्रेसर के द्वारा लेक ऑपरेन का नियमन ऋणात्मक नियमन के रेगुलेशन होता है। ऋणात्मक नियमन होता है लेक ऑपरेन का नियमन रिप्रेसर के द्वारा। देखो, ऑपरेन का लैक्टोज एक प्रेरक की तरह कार्य करता है इकोलाई के लेक ऑपरेन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम के बारे में, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेन ऑफ इकोलाई। वो तो क्या पढ़ा था हमने, लेक ऑपरेन, वही ज़्यादा उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आजकल आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन ऑफ इकोलाई जिसको बोलते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम। रिप्रेसिबल सिस्टम, एक तो इंड्यूसिबल सिस्टम पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लेते हैं रिप्रेसिबल सिस्टम। लैक ऑपरेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम ट्रिप्टोफैन ऑपरेन ऑफ इकोलाई पढ़ लिए, वो पढ़ लिया था हमने किसका, लैक ऑपरेन वाला। एक रिप्रेसिबल ऑपरेन तंत्र सामान्यतः ऑन स्थिति में रहता है, वो तो बंद स्थिति में रहता था, ये सामान्य स्थिति में कैसा रहता है, ऑन स्थिति में रहता है, तथा मेटाबोलाइट का संश्लेषण तब तक होता रहेगा, मेटाबोलाइट का संश्लेषण तब तक होता रहेगा जब तक आवश्यकता से अधिक मात्रा में निर्माण होता है, बल्कि इसकी कोशिका से बाहर की आपूर्ति भी की जा सकती है, तो ये तब तक ऑन ही रहता है। ट्रिप्टोफैन ऑपरेन निम्न से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला, संरचनात्मक जीन, जैसा कि वो भी बनता था। अनुलेखन से एमआरए बनाता है जो कि एंजाइम संश्लेषण करता है। रेगुलेटरी जीन्स उसमें भी पड़ी थी, यहाँ पे एपोरिप्रेसर और कोप रिप्रेसर के बारे में हम बात करेंगे। बाकी रेगुलेटरी जीन नियमनकारी प्रोटीन जिसके ऑपरेटर जीन क्रियाशीलता को बाधित किया जा सकता है रेगुलेटरी जीन से। ठीक है, रेगुलेटरी जीन ऑपरेन जीन की क्रियाशीलता को बाधित किया जा सकता है इसके द्वारा। प्रोमोटर जीन स्थल वहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। प्रोमोटर जीन जो कि पहले भी सेम था। ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीव से समीप व इसके कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, ऑपरेटर जीन करती है। ठीक है, और एपोरिप्रेसर नियमनकारी प्रोटीन है जिसकी मौजूदगी में ऑपरेटर जीन क्या होती है, वो ऑन स्थिति में रहता है।
एपो जो रिप्रेसर होता है उसकी मौजूदगी में ऑपरेटर जीन ऑन स्थिति में रहता है। ऑपरेटर जीन ऑन स्थिति में रहता है। को रिप्रेसर ये निष्क्रिय रिप्रेसर के साथ जुड़ता है, वह एक कॉम्प्लेक्स निर्मित कर ऑपरेटर भाग से जुड़ता है। को रिप्रेसर क्या करता है, एक निष्क्रिय रिप्रेसर के साथ जुड़ता है, वह एक कॉम्प्लेक्स निर्मित कर ऑपरेटर भाग से जुड़ता है। और ये कॉम्प्लेक्स निर्मित करके, कॉम्प्लेक्स वो भी निर्मित कर रहा था, वो कौन सा कर रहा था, वो कर रहा था तुम्हारा कौन सा, जो इंड्यूसर था। यहाँ पे जो को रिप्रेसर वाला भाग है ये कॉम्प्लेक्स का निर्मित करते ऑपरेटर भाग से ये जुड़ जाता है, वो नहीं जुड़ता था। प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ने को रोकता है। ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड जो होता है, ट्रिप्टोफैन जो ऑपरेंड होता है वो बंद हो जाता है। को रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर, एपो यानी कि और को रिप्रेसर ऑपरेंड बंद हो जाता है। एपो रिप्रेसर ऑपरेटर जीन पर ऑन स्थिति में रहता है ऑपरेंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। जो इंडक्शन और रिप्रेसर जो अभी हमने पढ़ा है उसमें हम प्योरली एक पूरा ढंग से देख लेते हैं, क्या डिफरेंस देख लेते हैं। ऑपरेंड को आरंभ करता है, पहली बात तो इंडक्शन जो होता है और रिप्रेशन जो होता है। इंडक्शन क्या करता है, ऑपरेंड को आरंभ करता है जो सामान्यतः बंद स्थिति में रहता है। इंडक्शन ऑपरेंड को क्या करता है, आरंभ करता है जो कि सामान्यतः बंद स्थिति में रहता है। और ये ऑपरेंड को बंद करता है, ये क्या करता है, ऑपरेंड को बंद करता है जो सामान्यतः ऑन स्थिति में रहता है। ऑपरेंड को क्या करता है, बंद करता है। ये आरंभ करता है इंडक्शन, रिप्रेशन बंद करता है। ठीक है, और अनुलेखन या अनुवादन को प्रारंभ करता है, पहली बात तो इंडक्शन। और ये अनुलेखन या अनुवादन को क्या करता है, बंद करता है। नए मेटाबोला के कारण होती है, नए मेटाबोलाइट के कारण होता है जिसकी एंजाइम की मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यकता होती है। इसका कारण मेटाबॉलिज्म का ज़्यादा मात्रा में निर्माण होना होता है। और सामान्यतः उपापचयी पथ को क्रियान्वयन करता है, उपापचय नहीं उपचयी पथ को क्रियान्वयन करता है, और ये अपचयी पथ का क्रियान्वयन करता है, उपचयी और अपचयी। ठीक है, तो ये बात कर ली लाइक ऑपरेंड के बारे में। अब छोटा सा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका आविष्कार किया एलेक्स जेफरी ने 1984 में। एलेक्स जेफरी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भारत में अगर बात करें तो डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी.के. कश्यप, ये दोनों ही याद रख लेना, ये भी पूछा गया है। डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वी.के. कश्यप। सभी मनुष्यों में डीएनए लगभग समान होता है, परंतु बहुत कम मात्रा में डीएनए सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। देखो मैक्सिमम तो क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो लगभग समान होता है सभी मनुष्यों में, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी कि 99% सेम है तो 1% क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक व्यक्ति विशेष की पहचान में करते हैं। यह डीएनए रेपिटेटिव अथवा सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। जो 1% जो डीएनए होता है जो कि सभी लोगों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेपिटेटिव बोलते हैं, या फिर सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। एलेक्स जेफरी ने अनुषंगी यानी कि सैटेलाइट डीएनए उपयोग किया। ये इसमें यूज़ होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट्स रिपीट्स, वीएनटीआर का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया, उसी को बोलते हैं वीएनटीआर, एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा यानी कि 1 माइक्रोग्राम डीएनए पर्याप्त होता है। रक्त में वीर्य, रोम वगैरह अन्य शरीर की कोशिकाओं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा से भी फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो की जा सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण देखते हैं तो सबसे पहले डीएनए का विलगन होगा, यानी कि आइसोलेशन होगा। सबसे पहले जो डीएनए होता है, जैसे कि बाल से लिया है या कहीं से भी लिया है, तो उसका क्या होगा, आइसोलेशन होगा। फिर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उसकी सहायता से डीएनए का क्या होगा, पाचन होगा, डीएनए को पाचन किया जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए टुकड़ों को पृथक किया जाएगा। जो पाचन हो गया यानी कि डीएनए के टुकड़े बना दिए, उन टुकड़ों को क्या किया जाएगा, पृथक किया जाएगा। फिर सडन ब्लॉटिंग होगी। डीएनए की क्या होती है, सडन ब्लॉटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। डीएनए की बात करेंगे तो सडन ब्लॉटिंग की बात करेंगे। लेवल वीएनटीआर प्रोब से संकरण होगा। लेवल जो वीएनटीआर प्रोब से क्या होगा, संकरण होगा, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है डीएनए में। और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संक्रमित डीएनए खंडों की पहचान की जा सकती है। डीएनए खंडों की फिर बाद में पहचान कर ली जाती है। अब बारे में बात कर लेते हैं हम किसके, मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो 1990 के मानव जीनोम के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए 1990 में मानव जीनोम के जो अनुक्रम हैं उनका पता लगाने के लिए इसको लाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, HGP जिसको बोलते हैं। 13 वर्षीय योजना थी। मानव जीनोम में 3×10⁹ बेस पेयर होते हैं। मानव जीनोम में कितना होता है? 3×10⁹ बेस पेयर होते हैं। HGP के लक्ष्य देखते हैं तो मानव DNA के सभी जीन्स का पता लगाना, मानव DNA के सभी जीन्स का पता लगाना, मानव DNA में कितने जीन्स हैं उनका सभी का पता लगाना और डेटा एनालिसिस के लिए तकनीकी विकसित करना इसका उद्देश्य था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम में DNA क्रम का पता लगाने के लिए 2 विधियाँ यूज़ में ली जाती हैं। जीनोम में DNA क्रम का पता लगाने के लिए 2 विधियां यूज में, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यानी कि ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स यानी कि ESTs, RNA के रूप में अभिव्यक्त होने के आधार पर जीन्स का पता लगाना। RNA के रूप में अभिव्यक्त होने के आधार पर जीन का क्या करना? पता लगाना। एक होती है सीक्वेंस एनोटेशन, सीधे ही जीनोम में उपस्थित कोडिंग व नॉन कोडिंग भाग की सीक्वेंसिंग करके इसके कार्य का पता लगाना। क्या होता है? सीधे ही जीनोम में उपस्थित कोडिंग और नॉन कोडिंग भाग की सीक्वेंसिंग करके इसके कार्य का पता लगाना सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। ठीक है, स्टेप देख लेते हैं DNA सीक्वेंसिंग के। ये जो DNA सीक्वेंसिंग करते हैं उसके स्टेप्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका में से कुल DNA का पहले पृथक्करण होता है। DNA सीक्वेंसिंग हम करते कैसे हैं, यानी कि ये जो DNA क्रम का हम कैसे पता करते हैं? देखो कोशिका में से कुल DNA का कोशिका में से कुल DNA का क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। कोशिका में एक DNA होता है ना, कोशिका में, तो कोशिका में न्यूक्लियस में DNA होता है, तो उसका कुल DNA को बाहर उसका निकालते हैं, पृथक्करण करते हैं, छोटे आकार के खंड बनाते हैं, फिर वाहक के सहायता से जो पोषी होती है, पोषी कोशिका जो होती है उसमें डाल करके क्लोन बनाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको निकाल करके वाहक की सहायता से वाहक वेक्टर की सहायता से उसको जो होस्ट सेल होती है उसमें डाल करके उसके क्या किए जाते हैं? क्लोन बनाए जाते हैं और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिससे इसकी मात्रा जो होती है वो भी बढ़ जाती है, वह इसका अध्ययन आसान रहता है इसलिए। ठीक है, इसमें वाहक BAC और YAC यूज़ किए जाते हैं। देखो कौन कौन से वाहक यूज़ में लिए जाते हैं? एक तो इसमें BAC DNA सीक्वेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो DNA सीक्वेंसिंग में BAC और YAC वाहक यूज़ में लिए जाते हैं। ये क्या हैं? ये वाहक है, वेक्टर BAC और YAC। होस्ट कोशिका जीवाणु एवं यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, और होस्ट सेल कौन सी होती है? जीवाणु होती है या फिर यीस्ट जो कोशिका होती है उसका इसमें यूज़ में लिया जाता है होस्ट सेल के लिए। देखो नोट है, नोट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रथम पादप जिसका संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस किया गया है तो वो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जिसका संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस किया गया, प्रथम पादप था। और प्रथम जंतु कौन सा था जिसका संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस किया गया? सीनो रेप्सिलिस एलिगेंस निमेटोड था ये। मानव में अगुणित DNA की जो मात्रा होती है वो 3.3×10⁹ बेस पेयर होती है। अगुणित DNA की मात्रा होती है इतनी 3.3×10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारी जो जेनेटिक्स जो हमने पढ़ी है, जेनेटिक्स अभी आज हमारी जो ये यूनिट थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।